सौतन लाई दहेज में अपनी माँ। ओहो, आज तो मुझे बहुत ही देरी हो गई है। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को भी अभी ही होना था। हे भगवान, घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अंजलि दिन भर की मेहनत करने के बाद राशन ले जाते हुए बारिश में भीग जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसकी माँ भी बिस्तर पर लेटी हुई बारिश की वजह से भीग जाती है। अरे ये क्या माँ, आप तो पूरी तरह से भीग गई हो। किसी को आवाज ही लगा देती। बेटी, मैंने आवाज तो बहुत लगाई थी, लेकिन गांव के किसी भी लोगों को मेरी आवाज शायद सुनाई ही नहीं दी। माँ, आप इस तपती हुई छत की वजह से तो आप पूरी भीग गई हो। चलो मैं आपके कपड़े बदल देती हूँ। अंजलि अपनी माँ के कपड़े बदल देती है, जिसके बाद वो पानी टपकने वाली जगहों पर बर्तन लगा देती है और अपनी माँ के लिए चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। उसकी माँ अपाहिज थी, जिसके चलते ना तो वो चल सकती थी, ना ही उसके हाथ पैर काम करते थे। माँ, ये लो खाना खा लो। अंजलि अपने ही हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाती है। खाना खाते हुए बेचारी सुमित्रा रोने लगती है। बेटी, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। आज अगर तू ना होती तो पता नहीं क्या होता। तेरे बिना इस बूढ़ी माँ की जिंदगी अधूरी है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको। मैं हमेशा आपके ही साथ रहूंगी। मेरा भी इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। नहीं बेटी, एक दिन जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपनी इस गरीब माँ को छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों सोचती हो? यदि शादी करके मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को खाना खिला देती है और उनको खाने के बाद दवाई देकर सुला देती है। लेकिन बेचारी अंजलि पूरी रात भर करवटें ही बदलती रह जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो उठकर अपनी और अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी एक साथ नाश्ता करती हैं। माँ, ये लो, मैंने आपके सिराने आपकी दवाई और दोपहर का खाना रख दिया है। दोपहर में पड़ोस की काकी आपको खाना खिलाने आ जाएंगी। मुझे आज शाम को थोड़ी देरी हो जाएगी, तो आप चिंता मत करना। ठीक है बेटी। अंजलि काम करने के लिए घर से निकल जाती है, जहाँ वो फैक्ट्री में पहुंचकर काम में लग जाती है। शाम को काम खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से वापस घर के लिए निकल रही होती है कि तभी उसका रास्ता विक्रम रोक लेता है। आखिर क्या बात है यार, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रही। तो फिर मुझे सब कुछ बताओ, क्या हुआ है? सब लोग हमें देख रहे हैं, कहीं और जाकर बात करें। विक्रम अंजलि को अपने साथ एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ अंजलि उससे कहती है, देखो विक्रम, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी गरीब माँ का मैं ही सहारा हूँ। मैं शादी करके उन्हें नहीं छोड़ सकती। तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए। लेकिन तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? कहेंगी कि बहू अपने साथ दहेज में अपनी माँ को लेकर आई है। तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये सब मैं संभाल लूंगा। बस तुम मेरे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दो। अंजलि विक्रम से शादी करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद विक्रम एक मंदिर में ले जाकर अंजलि से शादी कर लेता है और दोनों सावित्री का आशीर्वाद लेने उसके पास जाते हैं। तुम दोनों को शादी के जोड़े में देखकर मुझे खुश होना चाहिए या ये सोचकर दुखी होना चाहिए कि मेरी बेटी अब मुझसे दूर हो जाएगी? नहीं माँ, आप मुझसे दूर नहीं होगी। चलो, आप मेरे साथ मेरे ससुराल में रहोगी। अंजलि अपनी माँ को व्हील चेयर के साथ अपने साथ ही अपने ससुराल में ले जाती है। जब विक्रम और अंजलि को विक्रम की माँ शादी के जोड़े में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। विक्रम, ये सब क्या है बेटा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तू एक फकीर की लड़की से शादी करेगा। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आज से अंजलि इस घर की बहू है और मेरी पत्नी है और उनकी माँ इसी घर में रहेगी। विक्रम, तुम पागल हो गए हो क्या? ये मेरा घर है, ना कि कोई धर्मशाला जहाँ कोई भी मुंह उठाकर आएगा और मैं उसे रख लूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर ये घर मेरा भी नहीं है। मैं अपनी पत्नी और उसकी माँ को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। अपने बेटे की ममता में शोभा अपने बेटे को रोक लेती है, जिसके बाद वो घर का गेस्ट रूम खाली करवाकर उसमें सावित्री को रहने की जगह दे देती है। अंजलि बेटी, मैं नहीं चाहती कि तेरी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी अड़चन आए। मैं यहाँ से चली जाती हूँ बेटी। नहीं माँ, मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ सकती। माँ जी, आप जैसे अंजलि की माँ हो वैसे ही मेरे लिए भी माँ हो और आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में ले चलता हूँ। विक्रम सावित्री को उसके कमरे में ले जाता है। ये सारा तमाशा देख शोभा की बेटी अनाया उससे कहती है,
सुना था लड़कियां दहेज में खूब सारा सोना, पैसे और घर का सामान लेकर आती है, लेकिन यहाँ तो हमारी भाभी जी दहेज में अपनी माँ को ही लेकर आ गई। ऐसी बहू तो मैंने कभी नहीं देखी। चिंता मत करो, ये अपाहिज औरत इस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। इसके साथ साथ इसकी बेटी भी इस घर से रफा दफा हो जाएगी। उस दिन के बाद से शोभा बेचारी अंजलि और उसकी माँ के ऊपर अत्याचार करने लगती है। एक दिन गार्डन में सावित्री ताजी हवा खा रही थी, तभी शोभा वहाँ आ जाती है। इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ती हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये लो, यहाँ पाइप पकड़ो और पौधों को पानी देती रहो। शोभा उसके हाथ में पानी का पाइप पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके चलते सावित्री के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। उसी समय ठंडी ठंडी हवा चलने के कारण उसे हल्का सा बुखार भी होने लगता है। जैसे ही अंजलि उसे इस हालत में देखती है, उसके पास आती है और उसके हाथ से पाइप हटाकर पूछती है, अरे माँ, आपको ये पाइप किसने दिया? कुछ नहीं बेटी, तुम तो जानती ही हो। दरअसल मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ रोजाना आती हूँ तो इन बेचारे पौधों को पानी ही दे दूं। सावित्री बातों को घुमा देती है, लेकिन अंजलि को समझने में देरी नहीं लगती, जिसके चलते वो रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, ये सब मेरी ही गलती है माँ, मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अंजलि सावित्री को कमरे में ले आती है और उसके कपड़े बदल देती है, जिसके बाद वो रसोई में सबके लिए खाना बनाने जाती है। आज खाने में तुम क्या बना रही हो? माँ जी, मैं खाने में दाल, चावल और चोखा बना रही हूँ। अच्छा चलो, अच्छी बात है। वैसे तुम्हें विक्रम बुला रहा था, जाओ जाकर देख लो। विक्रम का नाम सुनते ही अंजलि फौरन रसोई से निकल जाती है, जिसके बाद शोभा सारे खाने में खूब सारी मिर्ची और नमक डाल देती है। आज तो मैं इन दोनों माँ बेटी को घर से निकाल कर ही रहूंगी। खाने की टेबल पर सभी खाना खा रहे होते हैं कि तभी शोभा को खाना खाते ही बहुत तेज मिर्ची लगती है। रुक जाओ विक्रम, तुम खाना मत खाना, इसमें बहुत सारी मिर्चियाँ डाली हुई हैं। लगता है ये दोनों माँ बेटी मुझे मारना चाहती हैं। विक्रम ये सुनने के बाद अपने खाने का एक निवाला खाता है। अरे मेरे खाने में तो कुछ भी नहीं है, फिर इतनी सारी मिर्चियाँ माँ तुम्हारे खाने में कैसे आई? तुम्हारी पत्नी को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, शायद इसी वजह से वो मुझे मारना चाहती है। शोभा ऐसा कहकर विक्रम के सामने रोने लगती है। तभी अंजलि अपने पति के पैरों के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, नहीं, मेरी बात का विश्वास मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उठो अंजलि, मुझे सब कुछ पता है, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब तो माँ की ही चाल थी, मैंने माँ को अपनी आंखों से खुद देखा था। अपनी सच्चाई अपने बेटे के सामने आते ही शोभा सब कुछ सच उगल देती है। माँ, मैं इस घर में अब और नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। विक्रम अपनी पत्नी और उसकी माँ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है और खुशी खुशी रहने लगता है। यशोदा बड़े बेटे केशव और बहू सुमित्रा के साथ इंदौर के छोटे शहर में रह रही थी। दूसरे बेटे की शादी करने के बारे में सोच ही रही थी। इतने में छोटा बेटा साहिल अपनी मर्जी से जोया नाम की एक मुस्लिम लड़की से निकाह कर घर के चौखट पर उसे ले आता है। ये दृश्य देखकर यशोदा आग बबूला होकर कहती है, साहिल, ये तूने क्या किया? भूल गया क्या अपने घर की मर्यादाओं को? अरे ये तो जानता है ना कि तू एक कट्टर सनातन धर्म से है, तब भी तूने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। क्या तेरे मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि समाज हम पर कितनी थू करेगा? माँ, जब इंसान प्यार में होता है तो उसे सही गलत कुछ नहीं समझ आता, वो वही करता है जो दिल कहता है। और मैंने जोया से प्यार किया था, आप समझते नहीं, इसलिए मैं शादी कर उसे यहाँ ले आया। अब फैसला आपके हाथ में है, अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगी तो बाहर के लोग आपके बेटे को कितना परेशान करेंगे। कुछ भी हो सकता है, या मैं घर को छोड़कर चला जाऊं। या अल्लाह, आप हमें एक मौका दीजिए अम्मी जान, हम आपको कोई गिला शिकवा नहीं होने देंगे। माँ जी, मुझे तो लगता है आपको देवर जी की बात मान लेनी चाहिए। अगर वो बाहर गए तो लोग उन पर हमला करेंगे, इससे तो अच्छा है वो यहीं रहे और पीछे के दरवाजे से जाया करे। बड़ी बहू तो बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन इस मुस्लिम बहू को मैं अपनाना नहीं चाहती। अपने बेटे की वजह से दिल पर पत्थर रखकर इसे इस घर में रहने की अनुमति दे रही हूँ मैं। और हाँ, वैसे कोई स्वागत सत्कार नहीं करूंगी। अम्मी जान, आपने हमें इतना कह दिया, हमारे लिए यही बहुत है। चलो अपने कमरे में चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सास चाय बनाते वक्त ओखली में अदरक इतना तेज कूटती है कि सुमित्रा बोलती है, बस माँ जी, आप और कितना गुस्सा करोगे? शांत हो जाइए, अब जो हो गया सो हो गया। अब वो भी इस घर की बहू है,
चाहे आप मानो या ना मानो, क्योंकि देवर जी तो उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं। इसी बात का तो मलाल है, गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? छोड़िए ना माँ जी, उसकी वजह से आप अपना खून क्यों जला रही हैं? लाइए मैं चाय बना लेती हूँ, आप आराम कीजिए। तभी सुमित्रा उसे बिठाकर खुद चाय बनाती है। इतने में मुस्लिम भेष में जोया उसके पांव दबाकर कहती है, अम्मी जान, आप फिक्र मत करिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपको आराम पहुँचेगा। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या मैंने तुझे कहा था कि तू मेरे पैर दबा? अपने आप को इस घर की बहुरानी समझकर बहू वाले काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए सुमित्रा बहू है। अम्मी जान, मुझे एक मौका तो दीजिए, इतनी नफरत मत कीजिए अम्मी जान, आपके प्यार के लिए तरस रही हूँ। दूर हट मुझसे, और हाँ, मेरी रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कमरे के बगल में ही दूसरी रसोई है, अपना खाना वहीं बना वहीं खा। सास की कड़वी बात सुनकर जोया की आंखें नम हो जाती हैं। वो रोते हुए कमरे में चली जाती है और साहिल की गले लग जाती है। क्या हुआ? तुम इस कदर रो क्यों रही हो? अम्मी जान मुझसे खफा हैं, वो मेरी ओर देखती तक नहीं है। मैं उनके पैर दबाने गई थी तो वो मुझसे और गुस्सा हो गई और उन्होंने रसोई भी अलग कर दी। वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। साहिल, मैं उनके सास के प्यार के लिए तरस रही हूँ, क्या वो कभी मुझे मिलेगा ही नहीं? जोया, सब्र करो, माँ एक दिन तुम्हारी अच्छाइयाँ देखकर तुम्हें जरूर अपना लेंगी। अगले दिन सुमित्रा अपनी सास और पति के लिए खाना परोसती है तो जोया खीर बनाकर लाती है और यशोदा से कहती है, माँ जी, मैंने पहली रसोई का खाना बनाया है, आपको खीर बहुत पसंद है ना? ये लीजिए, खाकर देखिए। मुझे तेरे हाथों का कुछ नहीं खाना, भले ही वो मेरा पसंदीदा ही क्यों ना हो। सुमित्रा बहू, मेरा नाश्ता परोस दे। जी माँ जी। तभी सुमित्रा यशोदा को खाना परोसती है, जिसे खाकर यशोदा उगल देती है और कहती है, आय हाय बहू, ये कैसा पोहा बनाया है, एक तो वैसे ही मूड खराब है। माँ जी, दोबारा बना कर लाती हूँ। रहने दे, मैं बाहर जा रही हूँ पिंकी से मिलने। ऐसा कहकर यशोदा बाहर चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर सुमित्रा भी पार्लर चली जाती है। कुछ देर बाद जब यशोदा वापस आती है तो सुमित्रा बहू के घर पर और आसपास कोई न होने पर जोया की रसोई में जाती है और छुपकर खीर खाकर कहती है, अरे वाह, इसने खीर तो बहुत अच्छी बनाई है। इतनी स्वादिष्ट खीर तो सुमित्रा बहू ने भी नहीं बनाई। अगर उसने मुझे देख लिया तो बोलेगी। चलती हूँ मैं, ये कटोरा ले लेती हूँ। यशोदा खीर खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये मंजर साहिल देखकर चुप हो जाता है। शाम को यशोदा सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहू, कल तीज है, आजा मेरे साथ सामान लेने चल, मैं तुझे कुछ दिला भी दूंगी। ठीक है माँ जी। सास की बात सुन जोया वहाँ आकर कहती है, माँ जी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे भी तीज का व्रत रखना है तो सामान चाहिए और मुझे पता भी नहीं है। नहीं, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, समझ आई बात? तू कभी भी सुमित्रा के बराबर नहीं हो सकती। एक नाखून जितना भी मैं तुझे प्यार नहीं करती, दूर रह मुझसे। माँ जी, आप कब तक मुझसे ऐसे रुसवा रहेंगी? हमें माफ भी कर दीजिए। जोया, जब माँ जी ने तुमसे कह दिया है कि वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगी तो बार बार ऐसे पूछकर ना तो उनका खून जलाया करो, ना अपना दिल दुखाया करो। तुम इस घर में रह रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब हटो, जाओ यहाँ से। ये शब्द सुनकर जोया का दिल चीर जाता है। वो बहुत रोती है, पर कहीं न कहीं वो जानती थी कि एक दिन उसकी सास जरूर उसे अपनाएगी। वक्त गुजरता है। यशोदा अपनी दोनों बहुओं में बहुत फर्क करती थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं और ऐसा वो हमेशा ही करती है। अपनी बड़ी बहू को तो खाने के लिए, बाहर शॉपिंग के लिए पूछती है, उसके लिए सामान लाती है, उसकी चिंता करती है। वहीं दूसरी ओर वो मुस्लिम बहू की ओर देखती तक नहीं है, ना ही उसकी मदद करती है, ना ही उसे पसंद करती है, ना उसके लिए सास के फर्ज निभाती है। एक दिन जब यशोदा पूजा कर रही थी तो खिड़की से एक बिच्छू आकर उसके पैर में काट लेता है, जिससे वो नीली पड़ जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे बड़ी बहू सुमित्रा, जल्दी आ, कोई बचाओ मुझे, कहीं मैं मर ना जाऊं। बहू जल्दी आ। यशोदा की आवाज सुन भागी भागी दोनों बहुएं आती है। क्या हुआ माँ जी? बहू बिच्छू, बचा मुझे, मेरा जहर निकाल। क्या? मैं? और जहर निकालूं? नहीं नहीं नहीं, कहीं मुझे कुछ हो गया तो? इतना कहकर यशोदा बेहोश हो जाती है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, वही कुछ करेगा। सुमित्रा अपनी सास को इस हाल में छोड़कर चली जाती है
वहीं जोया कहती है, बड़ी दीदी किस मिट्टी की बनी है जो अम्मी जान को ऐसे छोड़कर चली गई। या अल्लाह मेरी अम्मी जान को बख्शिए, अता फरमा, माँ जी नीली पड़ती जा रही हैं। अपनी सास को बचाने के लिए जोया उसके पैर से जहर चूस कर थूकती है और एक कपड़ा बांधती है, जिससे यशोदा होश में आ जाती है। वहीं जोया नीली पड़ जाती है। बहू, मैंने तुझे कितना गलत समझा और तूने मेरी जान बचा ली। मुझे सुमित्रा से ये उम्मीद नहीं थी। बहुत अच्छी है बहू तू। अम्मी जान, ये तो मेरा फर्ज था। तभी जोया बेहोश हो जाती है। फिर सब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करता है। 24 घंटे बाद जब होश में वो आती है, आंख खुलते ही यशोदा उसके सर पर हाथ रखती है और उससे माफी मांगती है, साथ ही सुमित्रा भी। बहू, तू बहुत नेक दिल लड़की है, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मैं बहुत खुदगर्ज हो गई थी, जबकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। शुक्रिया जोया, तुमने माँ जी की जान बचाई, अपनी जान की फिक्र ना करते हुए। अब बीती बातों को भूल जाइए, अब सब खुश रहेंगे, साथ रहेंगे। बहू, मैं तेरा गृह प्रवेश करना चाहती हूँ। मैंने तेरा स्वागत नहीं किया था ना? देखा जोया, मैंने कहा था ना, माँ एक दिन तुम्हें जरूर अपना लेंगी। और पता है, माँ ने तुम्हारे हाथ की छुपकर खीर भी खाई थी पहले दिन। इस तरह जोया के ठीक हो जाने के बाद साहिल जोया से दोबारा शादी करता है, जहां उसकी माँ और घर के सभी लोग बहुत नाचते गाते हैं। फिर यशोदा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।